नकुल और अनल राजकुमार रियान के कमरे के अंदर गए। रियान अपनी कुर्सी पर भावीन चेहरे के साथ बैठा हुआ था। उसने अपना चेहरा तक ऊपर नहीं किया। नकुल रियान के पास जाकर एक स्क्रोल पकड़ाते हुए बोला, माहमीम, इसमें राजकुमारी की वो सारी जानकारी मौजूद है जो हमने आपके विवाह के वक्त इकट्ठा की थी। असल में रियान के लोगों ने उसके विवाह के वक्त ही रागनी की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, मगर रियान ने कभी भी इसे पढ़ने की इच्छा नहीं जताई और न ही कभी रागनी के विषय का जिक्र तक किया। तो रियान की इच्छा के बिना किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। रियान ने उस स्क्रोल को नकुल के हाथ से ले लिया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो रागनी की जानकारी पढ़ रहा था, उसकी दमनकारी आभा शरीर से निकल रही थी। रागनी की जानकारी पढ़ते वक्त उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी दृत परिवार के पूरा ताल्हा साम्राज्य से नामो निशान मिटा दे। जानकारी के मुताबिक रागनी बचपन में ही सही से इलाज न मिलने के कारण मूर्ख हो गई थी, मगर रियान जानता था कि रागनी मूर्ख बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब उसने बचपन से लेकर 17 साल तक ये सिर्फ अभिनय किया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्ची ने ये सब कुछ करने के लिए कितना संयम बनाए रखा होगा। अधिरथ परिवार में उसके साथ नौकरों या कहे तो जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता। उसे कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था, तो कभी कूड़ों से पीटा जाता था तो कभी डंडों से। उसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। उसने खुद भी विश्वास नहीं था कि अगर वो किसी सैनिक को भी ऐसी परिस्थिति में भेजे तो क्या भरोसा नहीं कि वो सच में पागल नहीं हो जाएगा। अब उसे समझ आया कि उन लोगों के ताने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था। इतने सालों से वो इनकी आदी हो चुकी थी। वो इन सब बातों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लगभग 12 बार रागिनी रहस्यमयी तरीके से मरते मरते बच गई। हर बार उसकी हालत मरने जैसी होगी, मगर फिर पता नहीं कौन सा चमत्कार होता कि वो बच जाती। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके इस समृद्ध साम्राज्य में किसी का ऐसा कष्टदायक जीवन होगा, वो भी खुद उसकी पत्नी का। उसने अब अपने मन में ठान लिया कि वो रागिनी को सारी खुशियाँ देगा, उसे अब कोई दुख भी नहीं सहने देगा। मगर इस जानकारी में उसे कुछ अजीब लग रहा था। इस पूरी जानकारी में रागिनी के किसी भी कभी भी संदिग्ध व्यक्ति से मिलने का कोई जिक्र नहीं था, यहाँ तक कि उसके किसी महल से बाहर जाने का भी कोई सुराग नहीं था। फिर उसने चिकित्सा कौशल कहाँ से सीखा? ये कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं थी जो बिना गुरु के केवल किताबों के माध्यम से सीखा जा सके। एक पल के लिए अगर रियान मान भी ले कि उसने सिर्फ किताबों से उसके बारे में सीखा है, तो सवाल ये होगा कि उसके पास इतनी दुर्लभ किताबें कहाँ से आई। रियान ने उसे तलवारबाजी करते हुए भी देखा था और वो अपने अनुभव से बता सकता था कि ऐसी तलवारबाजी कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसने सालों तक इतना अभ्यास किया। और रागिनी के अस्तित्व की पहचान और भी ज़्यादा उलझती जा रही थी। तो वही रुहानिका अपनी बात शुरू करती है। देखो, आज से 12 दिन बाद सोमन शहर में एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, जिसकी सबसे खास चीज़ है नील कमल मणि। मुझे वो मणि हर कीमत पे चाहिए, इसलिए मैं तो सोमन शहर जा रही हूँ। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि वहाँ इस तारा पिंड अंगूठी का जोड़ा भी दिखाई दिया है। तो तुम्हें आना है या नहीं तुम सोच लो, लेकिन यहाँ पहले ही बता देती हूँ, अगर तुम्हें उस शहर में मेरे साथ आना है तो कम से कम तुम्हें तत्वों की शक्ति तो जागृत करनी ही पड़ेगी, वरना तुम्हारा इससे भी बुरा आसन हो सकता है। एक और बात, वहाँ से एक अजीब खबर आई है लड़की और बच्चों के अकस्मात गायब होने की, और जो वापस भी मिली हैं उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। इसी खबर के कारण सम्राट के जिक्र युद्ध फिलहाल के लिए टाल दिया है। तो इस मामले की जांच के लिए वे अवश्य ही वहाँ शक्तिशाली लोग भेजेंगे, या फिर शायद भेज चुके होंगे। ऐसा भी हो सकता है इस मामले की जांच के लिए खुद राजकुमार शौर्य या रियान में से कोई जा सकता है। मामला कितना बड़ा फिलहाल मुझे सही तरीके से इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हमें उनसे भी बचकर रहना होगा। राग ने उसकी बात सुन के बस हम में जवाब दिया और बोली, एक बात बताओ, यहाँ से सोमान शहर में सफ़र करने में लगभग 2 दिन तो लगेगा ही, और कम से कम तुम वहाँ 1 दिन से ज़्यादा ही रुकोगी, तो तुम यहाँ क्या बोलोगी? रुहानिका एक गहरी रहस्यमयी स्माइल के साथ बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगी। तुम अपने लिए किसी बहरूपियों का इंतजाम करो, नहीं तो सोमान शहर जाने के बारे में भूल जाओ, और हाँ, इस अंगूठी के जोड़े के बारे में भी। उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए रागिनी बोली, आज से 3 दिन बाद फिर इसी जगह पे मिलते हैं। रुहानिका उसे अजीब तरीके से देखकर बोली, पर क्यों 3 दिन बाद क्या? रागिनी एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, 3 दिन बाद मैं अपने तत्वों की शक्ति जागृत करूंगी, तो उसमें मुझे किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, और जब तुम हो तो किसी दूसरे को ढूंढने में मैं मेहनत क्यों करूं?
रागिनी की बात सुन के रुआनिका ने उसकी शक्तियाँ महसूस की, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? 9 में 70 की शुरुआती शक्तियाँ तुम्हारे पास, और 3 दिन में तुम्हें लगता है कि तुम 10वें स्तर तक पहुँच पाओगी। रागिनी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोली, बिल्कुल, तुम्हें कोई शक है क्या? वैसे तो रुआनिका कहना चाहती थी, हाँ शक है, नहीं भरोसा है, नहीं तुम ये नहीं कर पाओगी, लेकिन वो इतना ही कि बोली, देखते हैं। बात पूरी करके दोनों संगूठी की दुनिया से बाहर जंगल में आई। तभी रागिनी को कुछ नजर आया तो उसने झट से उसे उठा लिया। रागिनी जैसे ही अपनी अंगूठी की दुनिया से बाहर आई, उसकी नज़र एक चमकते हुए लॉकेट पर पड़ी। उसने झट से उसे उठा लिया और रुआनिका को दिखाते हुए बोली, ये देखो। रुआनिका उस लॉकेट को देखकर झट से पहचानते हुए बोली, ये तो राजकुमार शौर्य का, लगता है ये गलती से यहाँ गिर गया है। वैसे भी ये किसी काम का नहीं, फेंक दो इसे। रागिनी कुछ सोच कर ऐसे में ही अंदाज में उस लॉकेट को अपने पास रखते हुए बोली, अब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए कौन जानता है। पता नहीं रागिनी के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही थी। खैर, इसके बाद दोनों महल की तरफ वो चल पड़ी, पर रुआनिका के एक गुप्त रास्ते से, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद शौर्य ने पहले से ही महल पे नज़र गड़ा रखी होगी। उनके वापस आने की अगली सुबह रागिनी विन्नी के साथ वापस अपने दक्षिणी महल के लिए चली गई। अगले 3 दिन उसने रियान की दी हुई सामग्री से एक दवाई बनाने में व्यस्त रही। तीसरे दिन के दोपहर में जाके वो आखिरकार सफल हुई। इस बीच उसका कमरा बंद ही रहता था। विन्नी भी उसके कमरे में प्रवेश नहीं करती थी, वह बस बाहर खाना रख कर चली जाती। उस दवाई खाने के बाद रागिनी ने अपनी साधना शुरू की। अविश्वसनीय तरीके से उसकी शक्तियाँ 10वें स्तर पर पहुँच गई। जब शाम को रागिनी अपनी ट्रेनिंग से खड़ी हुई तो सोची, आखिरकार मैं 10वें स्तर पर पहुँच गई। न जाने कितने दिनों से रागिनी ने इस दिन का इंतजार किया था। वो तो बस अब ये जानना चाहती थी कि उसके अंदर कौन से तत्वों की शक्ति है। खुद को आईने में देखते हुए बोली, बस अपने तत्वों को देखकर निराश न हो जाऊं। काश पिछले शरीर के जैसे इस शरीर में भी मेरे पास अद्भुत प्रतिभा हो। शाम के ढलते ही जब रात का अंधेरा हुआ तो रागिनी हमेशा की तरह चुपचाप अपने महल के लिए निकल गई। थोड़ी देर में वो जंगल में उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसने मिलने का वादा किया था। रुआनिका बहुत ही पहले ही से ही उसका एक पेड़ के नीचे टिक कर वहाँ इंतजार कर रही थी। रागिनी को इतनी देर से आता देखकर वो तंच कसते हुए बोली, आखिरकार तुम आएगी तुम, वरना मुझे तो लगा था कि तुम आ जाओगी ही नहीं। वैसे तुम्हारी शक्ति 10वें स्तर पर पहुंची भी या नहीं, फिर बेकार ही मुझे यहाँ बुलाया है। रागिनी उसके तंज पर करारा जवाब देते हुए बोली, लगता है तुम्हारी याददाश्त के साथ साथ शक्तियों का एहसास करने की क्षमता भी कम होती जा रही है, तभी तो तुम मेरी 10वें स्तर की शक्तियाँ महसूस नहीं कर पा रही हो। रागिनी की शक्तियों को महसूस करके रुआनिका थोड़ी झेप गई। वो मन ही मन बोली, क्या खा के शक्तियाँ बढ़ाती है ये लड़की। जब पहली बार मिली थी तो उस वक्त पहले स्तर पर थी और अब लगभग 1 महीने बाद ही 10वें स्तर पर पहुंच गई। अगर बाकी लोगों को इसकी इस रफ्तार का पता चला तो वे खुदकुशी ही कर लेंगे। रुआनिका अपनी मन की बातों को मन ही में रखते हुए बोली, ठीक है शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इस जंगल में एक सुरक्षा कवच तैयार करती हूँ जिससे कोई यहाँ की शक्तियों की हलचल महसूस न कर सके। रुआनिका ने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो उसकी आंखें हरी थी। फिर उसने कुछ जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए जिससे पूरे जंगल में एक जादुई कवच बन गया। अपनी आंखों को वापस सामान्य करते हुए रुआनिका रागिनी से बोली, इस कवच के बाहर के किसी व्यक्ति को अंदर आने वाली हलचल का पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि मेरी मर्जी के बिना कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा जब तक कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली न हो। फिर एक पत्थर रागिनी के आगे करते हुए बोली, ये लो तत्वच पत्थर, इसमें हर तत्व की शक्तियाँ मौजूद हैं। देखते हैं तुम्हारे पास कितने और कौन से तत्व की शक्ति मौजूद है। वैसे तो तुम जानती ही होगी, लेकिन फिर भी मैं बता ही देती हूँ। इस दुनिया में पूरे 318 तत्व और सिर्फ 33 ही अनोखी शक्तियाँ हैं। खैर, अनोखी शक्तियों को छोड़ो, फिलहाल तो बस तत्वों की बात करते हैं। सबसे मामूली इंसान के पास एक तत्व की शक्ति होती है। जो थोड़े खास होते हैं उनके पास एक से ज़्यादा तत्वों की शक्ति होती है। उससे भी खास वे लोग होते हैं जिनके पास 5 तत्वों की शक्ति होती है, और सबसे खास वे होते हैं जिनके पास 9 तत्वों या उनसे अधिक की शक्ति होती है। पर ऐसे लोग इस दुनिया में हथेलियों पर ही गिने जाते हैं, लगभग न के बराबर। खुद मेरे पास भी 5 तत्वों की शक्ति है, जबकि मैं अपने कबीले की उच्चतम श्रेणी की योद्धा मानी जाती थी। इन 318 तत्वों को भी 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। पहली श्रेणी तो ज़्यादातर लोगों को मिलते हैं, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, छाया, पृथ्वी, तरंग आदि। दूसरी श्रेणी के तत्व तो थोड़े ज़्यादा खास और उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि बिजली, बर्फ, समय, लकड़ी आदि। पर तीसरी श्रेणी में सिर्फ 3 ही तत्व आते हैं, माया तत्व, विनाश तत्व और आकाशीय तत्व। इनमें से 2 सबसे दुर्लभ, आकाशीय तत्व और तेजस तत्व। दोनों ही लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इनकी बातें तो बस अब किताबों और किस्सों में ही रह चुके हैं।
एक बात जो रुहानिका ने सिर्फ अपने मन में ही कही थी, पर यह बात कुछ लोगों पर लागू नहीं होती, खासकर उन लोगों पर जो उन राजघरानों के उत्तराधिकारी होते हैं। रुहानिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, सबकी अपनी किस्मत होती है। कभी कभी मामूली तत्वों भी दूसरे तत्वों के साथ मिलकर खास बन जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी और लकड़ी। इन दोनों को मिलन से औषधि साधक का जन्म होता है, वरना इन दोनों तत्वों के बिना लोग बस जहर और शक्तियाँ बनाने की ही गोलियां बना सकते हैं। और यही चीज़ कभी कभी शराब भी बन जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एक साथ बर्फ और अग्नि मिल जाए तो दोनों शक्तियाँ एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती रहती हैं, और इस चक्कर में उन तत्वों के मालिकों को ही नुकसान होता है। कई लोगों की तो जान भी चली गई। खैर, देखते हैं तुम्हारी किस्मत में कौन सा तत्व है।